So, hello everyone. Very good morning, rather a chilling good morning. हाँ, मैं तो क्योंकि क्लासरूम में हूँ तो ठंडी नहीं लग रही है, अदरवाइज क्वाइट चिलिंग आउट देयर। और बस सब लोग अपना ध्यान रखिए। होपफुली जितनी जल्दी वैक्सीन आए, वी गेट अ डोज ऑफ द सेम एंड वी आर सेफ। फिर भी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अमिताभ बच्चन को याद करते रहिए। और अब हम शुरुआत करते हैं सी ए इंटरमीडिएट पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो ऑफ कोर्स जहाँ तक पेपर 1 अकाउंट्स की बात करी अपन ने, वो आप लोगों के जाना पहचाना सब्जेक्ट है। इवन उसके कई सारे टॉपिक्स भी आप लोगों ने कर रखे होंगे, जानते होंगे, नथिंग वेरी न्यू। ये सब्जेक्ट ऑफ कोर्स आप कहेंगे हमारे लिए नया है, पहली बार पढ़ने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स मेहनत ज़्यादा मांगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। और है क्या ये सब्जेक्ट, आज थोड़ा उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्यों है अपने कोर्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, ये सब्जेक्ट अगर मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी JNVU की बात करूं तो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ अपन जितना भी बीकॉम के एग्ज़ाम के पहले कर लेंगे वो आपके एज इट इज़ काम में आने वाला है। एक चीज़ और बता दूँ, इवन अकाउंट्स में भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि पहले वही चैप्टर्स आपके लूँगा जो आपके बीकॉम में भी हैं। मतलब सी और बीकॉम के जो कॉमन चैप्टर्स हैं पहले वही लेंगे, ताकि बीकॉम के लिए आपको अलग अफरा तफरी नहीं करनी पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि नवंबर तक तो आप सब फाउंडेशन में बिजी थे, अब आप कहेंगे अरे बीकॉम भी देना है। हाँ, वैसे तो ये भी पता नहीं एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, पिछली बार तो हुए नहीं कोविड के कारण। इस बार अब आप लोगों की क्या किस्मत है, आई डोंट नो। हाँ, मतलब एग्ज़ाम देना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, बट वॉट एवर इट मे बी। बट अपन यही करेंगे कि फर्स्ट विल कवर दोज टॉपिक्स विच आर पार्ट ऑफ योर बीकॉम सिलेबस। हाँ, तो अब अपन इस सब्जेक्ट के बारे में समझें। सब्जेक्ट का नाम जो दिया है इंस्टीट्यूट ने वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें अकाउंटिंग नाम तो है साहब, मतलब ये अकाउंटिंग का ही कोई कज़न ब्रदर है। ठीक है, कुछ बिल्कुल अलग नहीं है। और इसीलिए मैं ही वापस पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल अलग होता तो मैं कहाँ से पढ़ा था। और दूसरी सबसे ख़ास बात सुनिए भाई, CA फाइनल में भी वापस से है। मतलब ये सब्जेक्ट, हाँ, इसका पॉपुलर नेम जो है वो कॉस्टिंग है, पर याद रखिए नाम यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। CA फाइनल में भी सेकंड ग्रुप का पहला पेपर है, नाम वहाँ पे थोड़ा और अलग है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, दैट आल्सो आई टीच। तो इंटर और फाइनल दोनों में ये सब्जेक्ट है। और इंटर में जितनी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, वो मोर और लेस CA फाइनल में एक तरह से आप कह सकते हो बेस की तरह काम में आएगी। अकाउंट्स का जैसे अपना बेस है डेबिट क्रेडिट, वैसे यहाँ पे जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट विल अगेन बी यूज्ड देयर। अब ये सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज़ ऑल अबाउट इन दिस सब्जेक्ट, वो अपने को समझना है, और ये अपने कोर्स में क्यों है। तो ये सब्जेक्ट जो है, जैसा कि नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये दो अकाउंटिंग की बात कर रहा है। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा है और एक मैनेजमेंट की अकाउंटिंग की बात कर रहा है। आप कहेंगे मैनेजमेंट तो हमने सुना था, ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ऑफ कोर्स सब बात समझेंगे, पर आप लोग जो जानते हो अकाउंटिंग, जो अपन 11-12 से करते आ रहे हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग और ये वाली अकाउंटिंग, हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपन बाद में समझेंगे। मतलब समझिए, दो चैप्टर हैं, इस दो सब्जेक्ट हो गए इस कोर्स के अंदर, अपने पेपर के अंदर। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिलहाल तो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस अपना जो अकाउंटिंग है, हाँ, जिसका मैं प्रॉपर नाम अगर दूं, फिनेंशियल अकाउंटिंग।
ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग? क्योंकि जैसे ही अपन ये डिफरेंस समझ लेंगे, अपने को ये सब्जेक्ट क्यों है उसका कारण समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग नाम आते ही आपका ये कोर्स हमने नाम सुना हुआ है। ओके, जिसका पुराना नाम हुआ करता था ICWA और नया नाम अभी है CMA। भाई कहते हैं ना, कॉमर्स ज्वाइन करिए, आप कहें क्या करोगे, तो पहला नाम आता है CA, फिर आता है CS कंपनी सेक्रेटरी, फिर आ जाता है CMA, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट, और ICWA पुराना नाम था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो अब जैसा भी है, हाँ, कई लोग साइमल्टेनियसली CMA भी करते ही हैं, और वैसे भी कहा जाता है अगर CA कर रहे हो तो CS और CMA तो ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना, वो साइड बाय साइड हो जाता है, टॉपिंग्स की तरह हो जाता है। बट वॉट एवर इट इज़, तो अगर आप CMA कर रहे हैं तो ये आपके लिए कोर सब्जेक्ट हो गया, पर आप CA कर रहे हैं तो आप कहेंगे कोर सब्जेक्ट तो हमारे अकाउंट्स है, टैक्सेशन है। हाँ, टैक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CA करते ही अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए, और आदर मैं कहूँगा सबसे आखिरी चीज़ जो आनी चाहिए, वो टैक्सेशन ही है। हाँ, पर टैक्सेशन आप कर तभी पाओगे प्रैक्टिस जब आपको अकाउंटिंग आती हो। जब तक अकाउंट्स देखना नहीं आता हो, उसका टैक्स कहाँ से निकाल दोगे? तो इसलिए अकाउंट्स बेस हो गया CA के लिए। आप कहेंगे ये काहे को आ गया, तो इसका भी कारण है भाई साहब, और ये तो इन लोगों के लिए है। आप कहेंगे हम क्यों कूद पड़े इसके अंदर, उसका भी कारण है। तो अब उसका कारण समझते हैं अपन। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि हम जो फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, और अब ये जो नया सब्जेक्ट इसमें से निकाल के लाए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ न्यू इन इट, क्या नया है इसमें, क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अंडरस्टैंड, हमारा जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, द गोल ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज, गोल ऑब्जेक्टिव, हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं, क्यों रोज इतने रजिस्टर भर देते हैं, इतने जर्नल, लेजर, कैश बुक, ठीक है, सब लिखते हैं, क्यों करते हैं, वाई वी डू फिनेंशियल अकाउंटिंग, ज़रूरत कहाँ है फिनेंशियल अकाउंटिंग की ही ज़रूरत कहाँ है, किस आदमी ने बना दिया और ये कोर्स अपने गले में डाल दिया, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे अकाउंटिंग की ज़रूरत तो है ही भाई। If I am doing business, if I am doing anything, I need to keep a record of all the transactions. So it is my record of all the transactions. कौन से ट्रांजैक्शंस? खाना खाया, घूमने गए, गप्पे मारी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, ये भी तो ट्रांजैक्शन ही है। हो, इट रिकॉर्ड्स all my financial transactions. हाँ, आपने किसी को 2 लपड़ मार के आ गया, ट्रांजैक्शन ही है वो भी। हाँ, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो दिमाग में अलग अकाउंटिंग चलती है उसकी, कि इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कब रिकॉर्ड करता है? आप कहेंगे रोज़ ही रिकॉर्ड करता है। पैसा आया रिकॉर्ड करो, दिया रिकॉर्ड करो, सेल किया रिकॉर्ड करो, परचेज किया रिकॉर्ड करो। मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली बेसिस। आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, ट्रांजैक्शन होने के बाद, ट्रांजैक्शन होने से पहले तो नहीं करते हो ना कि अगले साल ये करने वाला हूँ, चलो एंट्री कर ले भाई, नो। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांजैक्शंस होने के बाद हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। मीन्स आई विल से इट्स अ पोस्टमार्टम, ट्रांजैक्शन हो गया, अब बैठ के उसकी अकाउंटिंग कर लो, कर दी साहब, साल भर रोज कहते हैं ना पौती पांगड़े बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब क्या करना लास्ट में? हाँ, आप कहेंगे लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है, और लास्ट में होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, जिसको अपन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या बनाते हो? P&L अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, कैश फ्लो बनाते हो।
जनरली दो चीज़ें ज़्यादा फेमस है, कैश फ्लो और आपका पापा तो वो एनपीओ भी तो होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ठीक है वो पीनल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट की जगह तो बैलेंस शीट ही है, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश फ्लो की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नाम चेंज हो गया कॉन्सेप्ट वही है। तो ये हम सब बना लेते हैं। पीनल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं भाई, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उसका रिजल्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट में क्या आता है भाई, तीन चीज़ें आती है, क्या क्या, असेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी नाम की भी एक चीज़ होती है, कैपिटल। बैलेंस शीट में ये मत बोलेगा बस एसेट लाइबिलिटी आती है, अरे भाई कैपिटल भी उसी में होती है, कोई बाहर थोड़ी गिरी हुई होती है। तो ये चीज़ें आती है और इसमें तो ऑफकोर्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो समझिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रॉडली 5 चीज़ों को कवर करते हैं पूरे साल भर, चाहे आप अकाउंट्स लिख रहे हो, चाहे ईयर एंड में फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, एक इनकम, एक एक्सपेंस, एक असेट, एक लाइबिलिटी और एक इक्विटी। कहा भी जाता है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने अकाउंट्स के अंदर एक थ्योरी का चैप्टर भी है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, उसके अंदर आता है कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप कहेंगे हाँ साहब यही 5 कंपोनेंट होते हैं, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक असेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है, इक्विटी होता है। अब समझिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं अपन, आप कहेंगे ईयर एंड में, या कोई क्वार्टरली बना रहा है, कोई हाफ ईयरली बना रहा है, पर रोज तो नहीं बना रहा है। और पीएनएल अकाउंट बन के नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो, ये नेट प्रॉफिट आपको कब पता चलता है, आप कहेंगे ईयर एंड में, साल खत्म हुआ फिर पता चला मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, फाइन दैट इज़ गुड। मेरी पोजीशन क्या है, आज की तारीख में मैं किससे पैसे मांगता हूँ, किसको पैसा देना है, मेरी कैपिटल कितनी है, मेरे पास एसेट्स क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है। या मैं ये कहूँगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट मैं ये पता लगा सकूँ कि मैंने कमाया कितना, मैं ये ध्यान कर सकूं कि मैं किन से पैसे मांगता हूं, किन से लेना है, आज की तारीख में मेरे पास कितना कैश है, बैंक है, फिक्स्ड एसेट है। तो ये सारी पोजीशन मेरे को ध्यान में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स। हाँ कई लोगों के दिमाग में ये होता है सब अकाउंट्स तो इसलिए बनाते हैं कोई इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले, नो दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। अगर वैसा हो तो कई सारी कंट्रीज जहाँ इनकम टैक्स ही नहीं है उनको तो अकाउंट्स बनाने ही नहीं चाहिए। अकाउंट्स आर नेसेसरी, कारण इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है एग्जैक्टली एक्यूरेटली, अनलेस अनटिल यू हैव अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा इट शुड बी ऑलवेज अ डबल एंट्री सिस्टम, इवन इफ इट इज़ अ सिंगल एंट्री सिस्टम। आप भले पीस ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर तो रहे हो टू रिमेंबर एंड keep the things accurate, otherwise business चल ही नहीं सकता। So accounting is a basic necessity, but this accounting has some limitations। इसकी कुछ कमियां हैं, ये हर जगह आपको हेल्प नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए भी आपको एक असिस्टेंट चाहिए। बिजनेस कर रहे हो, अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, आप कहेंगे सारे रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, ठीक है, मेरा डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट सब कुछ रेडी है। कोई भी ग्राहक आया कि साहब मेरे कितने पैसे बाकी है, आपने कहा रोक, फटाफट अकाउंट्स खोला, लेजर अकाउंट निकाला, ये पैसे बाकी है दे दे भाई, ओके। ईयर एंड में मेरी क्या पोजीशन हुई, घर वालों को जाके क्या बोलना है, बीवी को क्या बोलना है, मैंने कितना कमाया, क्या हुआ, ओके, पीएनएल अकाउंट इज़ रेडी। Okay, so that way financial account is of course helping the businessman daily basis पे भी, ईयर एंड में भी, घर में बीवी को खुश रखने में भी हेल्प कर रहा है। बट अंडरस्टैंड, रोज़ जो मैं बिज़नेस करता हूँ उसमें मेरे को हैंड टू हैंड कई बार कुछ और ज़रूरत भी रहती है, और वो वहाँ पर देर आर सम लिमिटेशंस। ये फिनेंशियल अकाउंट्स हाथ खड़े कर देता है, साहब ये मेरे बस का रोग नहीं है, दिस नॉट इन माय कोर्स, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मुझे कुछ और हेल्प चाहिए। होता है ना, मैं बिज़नेस करने के लिए आप कहेंगे टेक्निकल हेल्प चाहिए, ठीक है, सीए की ज़रूरत भी रहती है, इंजीनियर की ज़रूरत भी रहती है, ठीक है, और टेक्नीशियंस की ज़रूरत भी रहती है, कई तरह के लोगों की ज़रूरत रहती है, कई तरह की मशीन्स की ज़रूरत रहती है। तो वैसे ही बिजनेस करने के लिए यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन अगर फिनेंशियल अकाउंट्स आपको देने में समर्थ नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू गिव, देन यू नीड सम मोर डिटेल्स। उसी इन्फॉर्मेशन को मैं एक्सट्रैक्ट करके कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करके, कुछ अलग तरह से इवैल्यूएट करके
जब मैं यूज़ करता हूँ, आई कॉल इट एज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड समटाइम्स आई कॉल इट एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Now understand what is cost accounting and what is management accounting. Financial accounting आप लोगों को पता ही था, अपन ने अभी रिवीजन कर लिया. अब बेसिक क्वेश्चन, बिजनेस क्यों किया जाता है? हाँ देखिए, अब अपन बिल्कुल बिजनेसमैन की बातें करेंगे. ये नहीं पढ़ाई क्यों की जाती है, आप कहेंगे हाँ उसका भी ऑब्जेक्टिव वही होता है, पढ़ाई क्यों की जाती है, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है. आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? चलो भाई बताओ, बिजनेस किस लिए किया जाता है? वाई यू डू बिजनेस, वाई एनीवन डू बिजनेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस? डेफिनेटली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? प्रॉफिट कमाना है. तो हर कोई इंसान, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करता है. दैट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस. आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो एक एनपीओ वाला चैप्टर भी पढ़ा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बिजनेस करते हैं. तो ये देखिए जी, आपकी गलतफहमी है. एनपीओ क्या काम करती है? चैरिटेबल. चैरिटेबल के लिए पैसा चाहिए. अब पैसा या तो डोनेशन से आएगा, या वो एनपीओ, वो जो एनजीओ है, वो खुद कोई बिजनेस करके उससे पैसा कमा के उस चैरिटेबल पर्पज़ में यूज़ कर लेगी. इसका मतलब सपोज़ गौशाला किसी ने खोल दी, वहाँ गायों को फीड करना है, चारा खिलाना है, ध्यान रखना है, दैट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव. बट अब उसके लिए पैसा तो चाहिए, या तो डोनर्स मिले, या उन गायों का जो आउटपुट है, चाहे वो मिल्क के फॉर्म में है, चाहे काउडंग के फॉर्म में, उसी को आपने कहा हमने बेच के कुछ प्रोडक्ट बना करके प्रॉफिट जनरेट किया और उसको वापस वहाँ यूज़ कर लिया. मतलब वहाँ पे भी प्रॉफिट तो चाहिए. और मान लो आप बिज़नेस कुछ नहीं करा, आपने कहा बस हमारा तो डोनेशन. डोनेशन कौन देगा? बिजनेसमैन. कब दे पाएगा? जब वो प्रॉफिट कमाएगा. इसका मतलब प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. जहाँ बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव इज श्योरली प्रॉफिट. मतलब वो गौशाला वाला भी अगर बिजनेस कर रहा है तो ये नहीं है कि वो घाटा करने के लिए बिजनेस कर रहा है, वो फिर खाली गायों को चारा ही खिलाए ना, क्यों मेहनत कर रहा है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है इससे कमा करके आई कैन डू अ बेटर वर्क फॉर दोज काउज. सो अंडरस्टैंड, एवरी बिजनेस हैज़ अ सोल ऑब्जेक्टिव एंड दैट्स टू अर्न प्रॉफिट. और प्रॉफिट कब कमाया जा सकता है? कब कमाया जा सकता है? सिंपल सा रूल है, व्हेन योर सेल्स एक्सीड्स कॉस्ट. तो प्रॉफिट तो तभी होगा जब आपकी सेल वैल्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा हो. और बिजनेस में मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात क्यों करूं, इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टीचिंग, दिस इज अ सर्विस बीइंग रेंडर्ड, बट इफ आई से आई हैव टू अर्न प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस शुड बी लेस देन द वैल्यू आई रिसीव बैक. मतलब मेरे को जो फीस मिल रही है उसके अगेंस्ट में मेरी जो कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट कम होगी तभी मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा. सो दैट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा हो. आप कहेंगे ठीक है साहब, हम P&L अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा. हाँ, पर याद रखिए प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है. लॉस क्यों आता है? क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम थी. आप कहेंगे ऐसा क्यों हो गया? कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा. तो अगर मान लीजिए आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, उसका पता कैसे चलेगा? आप कहेंगे P&L अकाउंट से. कब बनेगा? साल के एंड में. अब साल ख़त्म होने के बाद पता चला, अरे मैं तो नुकसान में हुआ, घाटा हो गया, प्रॉफिट नहीं कमाया, या प्रॉफिट बहुत कम आया, तो अब उसका एनालिसिस तो करना पड़ेगा. अब उसका जब एनालिसिस करना है तो आप कहेंगे चलो पीछे, कहाँ पर? कि सेल कितने में किया, फिर कंपेयर करो कॉस्ट कितनी थी. कॉस्ट आ गए ना अपन कॉस्ट पे. अब जब कॉस्ट पे आकर के आप सब दिमाग लगाना शुरू करते हो कि अरे कॉस्ट तो इतनी थी, मैंने बेचा कम में, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, देन यू रियलाइज कि ओ दिस इज़ द कल्प्रेट, मेरी कॉस्ट ज़्यादा थी या मेरी सेलिंग प्राइस कम थी. हाँ, आप कहेंगे बात एक ही है, पर बात एक नहीं है साहब, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. कॉस्ट ज़्यादा होना अलग बात है और सेलिंग प्राइस कम होना अलग बात है. वॉट एवर इट मे बी, देन यू कम टू नो वो ये गड़बड़ हुई. अब समझिए, एक तो तरीका होता है गड़बड़ होने के बाद पता लगाया जाए, एक होता है गड़बड़ होने ही नहीं दिया जाए.
ओके, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये गड़बड़ होने ही नहीं दिया जाए, इसमें हेल्प करती है। इन द सेंस हम ईयर एंड में P&L बना करके रोएं, उसके बजाय रोना ही ना पड़े, हम ऐसा काम करें तो वहाँ पे मेरा फिनेंशियल अकाउंट्स मेरे को हेल्प कई बार नहीं कर पाएगा, वो अपने हाथ खड़े कर देगा। आप कहेंगे हाथ क्यों खड़े कर देगा, क्या फिनेंशियल अकाउंट्स में कॉस्ट नहीं आती? आती है ना, मैंने कहा ना, इनकम एंड एक्सपेंस। तो जब वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर है तो वहाँ पे भी तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कि मेरी खर्चा कितना आ रहा है, सेल कितना हो रहा है, आई कैन टेक अ डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने की बात हो गई। अब डिसीजन फिनेंशियल अकाउंट्स की हेल्प से लिया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स लिया जा सकता है, बट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी वास्ट चाहिए। होता है ना कि जज को भी जब कोई फैसला सुनाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि ठीक है एक बार सुन लिया, ओके फैसला डन। नो, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और गवाह मारो, ये करो वो करो, तब जाकर के डिसीजन दिया जाता है। सेम वे अगर मेरे को डिसीजन लेना है, सिर्फ ऊपरी सरसरी निगाह से कॉस्ट देख ली, डिसीजन ले लिया, नो, इट कैन नॉट बी डन। आई नीड टू हैव अ थॉरो एनालिसिस, थॉरो डिटेल टू टेक अ डिसीजन, और वहाँ पे फिनेंशियल अकाउंट्स हेल्प नहीं कर पाएगा। वहाँ मेरे को कॉस्ट अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देयर द नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अराइजेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अराइजेज। अब है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग? तो समझिए, आप फिनेंशियल अकाउंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं। एक्सपेंसेस में आप कहेंगे क्या क्या खाते होते हैं? आप कहेंगे रॉ मटेरियल अकाउंट, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल क्या, रादर सॉरी आई से आपका एक परचेज अकाउंट होता है, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट होगा, फिर एक्सपेंसेस के कई सारे अकाउंट होंगे, मे बी कितने 20-25 अकाउंट होंगे। दैट इज़ ऑल व्हाट यू हैव। सेल्स का एक अकाउंट होगा एंड यू गेट अ नेट प्रॉफिट। बट अब बिजनेसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? घाटा नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? जब आपकी सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा होगी। अब सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा होगी, वो ध्यान रखने के लिए डेली बेसिस पे आपके पास कॉस्ट की डिटेल होनी चाहिए। कॉस्ट क्या लग रही है, विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है कि नहीं है। जब तक ये सब पता नहीं है तब तक आप बिजनेस प्रॉफिटेबली रन नहीं कर सकते। अब कॉस्ट क्या, आप कहेंगे डेली बेसिस पे पता होता ही है ना, आप मार्केट से परचेजिंग करके ला रहे हो, मालूम है कितने में खरीदा, मालूम है कितने में बेचना है, अपने आप ही ध्यान रहेगा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग इज गोइंग टू डू। तो सुनो भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल एक स्मॉल बिजनेसमैन, एक रिटेलर, ठीक है, किराने की दुकान वाले का दिमाग में रख करके सोच रहे हो। ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है। ओके, सपोज आपने कहा एक सब्जी वाला है, सुबह सुबह मंडी से सब्जी खरीद के लाता है, ठेले पे लगाता है। अब उसको मालूम है कि मैं आज सुबह ये इतने इतने में खरीद के लाया हूँ, उसमें वो थोड़ा मार्जिन जोड़ता है और बेचना शुरू कर देता है। प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा डेफिनेटली, उसको तो P&L अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि वो बेचते वक्त ही उसके दिमाग में क्लियर है हाउ मच प्रॉफिट इज अर्निंग। सेम वे अ स्मॉल ग्रॉसरी, किराने की दुकान वाला, ही नोज वो कितने में खरीद के ला रहा है, कितने में बेच रहा है, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्निंग। ही डज नॉट नीड्स P&L। फिर भी फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, या ये समझ लो चेक करने के लिए कि मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ये सब अपन छोटी चीज़ों की सोच रहे हैं। अब थोड़ा सोच बड़ा करिए। थिंक ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। कोई बड़ी सी फैक्ट्री आपके दिमाग में आंखों के सामने आनी चाहिए, जिसमें खूब सारी मशीन्स लगी हुई है, हज़ारों वर्कर्स, हज़ारों नहीं तो समझ लो 50-100 आदमी काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र्स है, मैनेजर्स है, ये डिपार्टमेंट, यहाँ ये काम चल रहा है, उधर काम चल रहा है, ये पैकिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, ये डिस्पैचिंग हो रही है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब वहाँ पर कॉस्ट 4-5 सब्जी 10 सब्जी तो है नहीं, 50 तरह के प्रोडक्ट हैं, 100 तरह के मटेरियल आ रहे हैं, इतनी तरह के वर्कर्स हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, ठीक है, सेल्स वाले अलग लगे हुए हैं, फाइनेंस वाले अलग लगे हुए हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, बड़ी फैक्ट्रीज़ की बात करो, आपने कहा हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लो, कोलगेट की बात कर लो, नेस्ले की बात कर लो, सो मैनी कंपनीज।
कार में मारुति की बात कर लो, इतने वर्कर लगे हुए, इतनी तरह की कारें बन रही है, इतनी तरह के मटेरियल आ रहे हैं, लोहा भी आ रहा है, प्लास्टिक भी आ रहा है, कांच भी आ रहा है, स्क्रू भी आ रहा है, सो मैनी थिंग्स। वहाँ पर अब मैं आपको बोलूँ कि हाँ साहब कॉस्ट बताओ, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अपन वो सब्जी वाले की तरह। अब ये तो है नहीं सुबह सुबह हाँ साहब मारुति वाले ने कहा सुबह सुबह मैं इतना लोहा लेके आया, ये लेके आया, ये कार रेडी हो गई। नो, दे बाई इन बल्क, और एक ही रॉ मटेरियल 10 प्रोडक्ट के अंदर यूज़ आ रहा है, इधर भी काम आ रहा है, इधर भी काम आ रहा है। पता चला कि एक जो सस्ती वाली कार उसमें तो 100 किलो लोहा लग रहा है, महंगी वाली कार में 150 किलो लोहा लग रहा है। लो क्वांटिटी का कंजम्पशन अलग अलग है। लेबर इसमें तो आपने सुबह सुबह सड़क पे ढूंढते आदमी को पकड़ के लाया, चल बनाना शुरू कर दे, उसमें स्किल्ड स्टाफ को लेकर के आए, उसकी वेज रेट अलग है, इसकी वेज रेट अलग है, अलग अलग तरह की मशीनें उसमें लग रही है। तो वहाँ पर कॉस्ट का कैलकुलेशन, क्या ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दे पाएंगे? क्या साहब वहाँ पे क्या इतनी डिटेल रखते हो? ये 50 रॉ मटेरियल सबकी अलग अलग रेट, ये इतने तरह के वर्कर अलग अलग रेट वाले, इतने तरह के खर्चे, इतनी तरह की मशीन्स, क्या इतना ब्रेकअप हमारे पास रहता है फिनेंशियल अकाउंट्स में? नो। फिनेंशियल अकाउंट्स ब्रॉड थिंग्स को कवर करते हैं। वो इतनी माइन्यूट डिटेल में जाने लग जाएंगे तो आप कहेंगे हेडेक बहुत बढ़ जाएगी। बट क्या वो माइन्यूट डिटेल मेरे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है? आप कहेंगे हाँ, इतनी बड़ी कंपनी की बात करूँ ज़रूरी है। अगर वो मारुति कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी, किसी भी तरह का बिजनेस आप सोच लीजिए, अगर वो ये सब डिटेल प्रॉपरली मैनेज नहीं करे, अगर वो अपनी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्रॉपरली नहीं निकाल सकते, तो फिर वो सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेंगे? और अगर सेलिंग प्राइस फिक्स बराबर नहीं हुई, प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? तो इसका मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट की कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी है। और जहाँ ये कॉस्ट की कैलकुलेशन की ज़रूरत है वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल आ जाता है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा जो सब्जेक्ट है वो सेल्स की तरफ नहीं है, वो एक्सटर्नल कस्टमर्स को भाग भाग के ढूंढ ढूंढ के लाने की तरफ नहीं है, वो इंटरनल है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी कॉस्ट क्या क्या लग रही है और उन सारे खर्चों से मैं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करूं, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो ये पहला यूज़ बताया मैंने आपको। हाँ, और कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड अभी तक तो, बट समझिए जहाँ फिनेंशियल अकाउंट्स फेल हो जाती है, हाँ, वो छोटे से सब्जी वाले की प्रॉब्लम नहीं है, छोटे से किराने की दुकान वाले को प्रॉब्लम नहीं है। बट यही अगर मैं कह दूँ हाँ साहब अब डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ सब्जी भी मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, किराने का सामान भी मिल रहा है, सो मैनी थिंग्स, इतने सारे आदमी वहाँ पे भी लगे हुए हैं, अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कॉस्ट का मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता। वो इतना बड़ा शोरूम ले रखा है, इतने सारे आदमी लगा रखे हैं, वो भी तो मेरी कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट में कितनी जोड़नी है, क्योंकि आपने इतना बड़ा शोरूम में खड़ा कर दिया, ये सेगमेंट इसका है, ये इसका है, ये इतना है, इतने सारे तरह के वेराइटीज़ आपने रख दी, हर एक में वो ओवरहेड्स जो आपके दूसरे लग रहे हैं, इतना रेंट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, इतने सारे मैनेजर वहाँ रखे हुए हैं, सेल्समैन रखे हुए हैं, उनका खर्चा भी तो वसूल करना है, वो भी तो कॉस्ट का पार्ट है। वो सब्जी वाले का तो प्रॉब्लम ही नहीं था। क्यों? परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। रिटेलर के थोड़ा सा खर्चा आया, एक दुकान का खर्चा है, फिर भी वो कहेगा ओके मैं थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा जोड़ देता हूँ ताकि वो खर्चा एडजस्ट हो जाए। पर वहाँ पर तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, भले वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग आते ही तो आप कहेंगे बस फिनेंशियल अकाउंट्स को आप रवाना हो, कॉस्ट अकाउंट्स वालों को बुलाओ, तभी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे और तभी हम सेलिंग प्राइस का फिक्सेशन कर पाएंगे। यार अदर मैं कहूँ प्रॉफिट तभी अर्न कर पाओगे। प्रॉफिट कमाना है, कॉस्ट अकाउंट्स चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस। आप कहेंगे चलो साहब बात समझ में आ गई कि कॉस्ट अकाउंट्स का यूज़ जो है वो डे टू डे बेसिस पे है। क्या यूज़ है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। आपने कहा ये सर्विस वाले कहाँ घुस गए इधर, उनको भी जरूरत पड़ जाती है क्या? यस। आप कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? मे बी। अपन भी तो अलग अलग तरह के काम करते हैं, रिटर्न भी भरते हैं, ऑडिट भी करते हैं, सेल्स टैक्स का काम भी करते हैं, जीएसटी का काम भी करते हैं। ऑडिट में एक इंडिविजुअल अकाउंट जो सैलरी वाला आया वो, एक बिजनेसमैन आया वो,
सब में टाइम अलग अलग लगता है। टाइम अलग अलग लगता है तो बाटा रेट तो हो नहीं सकती, रिटर्न बनाने के 500 रुपये लगेंगे। नो भाई, किसी का रिटर्न ऐसा है कि 4 दिन लगा दिए, किसी का रिटर्न 2 घंटे में हो गया, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग इज़ डिफरेंट। और वो प्राइसिंग डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कॉस्टिंग अलग है, और कॉस्टिंग अलग कब निकलेगी? जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। Okay, so if I talk of a small business, maybe I don't need cost accounting. But when जैसे ही मैंने मेरा होराइजन बड़ा किया, बड़े बिजनेस की बात करी, बड़ी फैक्ट्रीज की बात करी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, कॉस्ट अकाउंटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिनेंशियल अकाउंटिंग तो बता देगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग तो पहले ही वार्न कर देगा, कॉस्ट इतनी आ रही है बेटा, इतना प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस उसके हिसाब से रखना, नहीं तो काम पक्का हो जाएगा। ओके, सो दैट वे कॉस्टिंग कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस्टिंग का कैलकुलेशन सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसी होती है, रॉ मटेरियल तो नहीं के बराबर होता है, ज़्यादा खर्चा तो लेबर और दूसरे खर्च चीज़ों का रहता है। तो वहाँ पर अगर कॉस्टिंग का कैलकुलेशन बराबर नहीं किया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा। मतलब बिजनेस को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब अपन एक चीज़ दिमाग में रखें, इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त हमेशा दिमाग में एक बड़ी सी फैक्ट्री रहनी चाहिए, खूब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहने चाहिए, मशीनें दिखनी चाहिए, हो ये पाइप इधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, ये रॉ मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रहा है, जा रहा है, ऐसे सब चीज़ें दिमाग में बार बार रहनी चाहिए। ओके, आपने कहा सर्विस भी तो कुछ ही आपने, हाँ थोड़ा बहुत सर्विस कॉस्टिंग भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो भी अपना एक चैप्टर है, बट मेनली इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शंस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल जो है, या फर्स्ट रोल जो है, इसको मैं रादर ये कहूँगा, फर्स्ट रोल जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स जैसे ही अपन ने दिमाग में विजुअलाइज किया, एक बड़ी सी फैक्ट्री समझ लो, मारुति की फैक्ट्री है, वहाँ पे 4 तरह की कारें बन रही है, हर कार में अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ, तो अब किस कार में कितनी कॉस्ट आ रही है, हाँ उसमें सिर्फ मटेरियल ही नहीं आता, ये नहीं लोहा कितना लगा, प्लास्टिक कितना लगा, कांच कितना लगा, स्क्रू कितना लगा, लेबर, पॉलिशिंग, ठीक है, पैकिंग, फैब्रिकेशन, सीट वीट, जो कुछ भी दुनिया भर की चीज़ें लगती है, तो वो सब की कॉस्ट का पूरा डिटेल कैलकुलेशन। इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतनी मशीनें लगी हुई है, अपन लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है, मशीन्स पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं, वो डेप्रीशिएशन भी तो फाइनली प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए, कारण आपने वो मशीन लगाई किस लिए, कारें बनाने के लिए, तो हम उन मशीन का खर्चा जो भी है, रिपेयर मेंटेनेंस ही नहीं, डेप्रीशिएशन भी कार की कॉस्ट में जाकर जुड़ना चाहिए। ये सब काम करना कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला काम है। आप कहें कौन करेगा साहब, ये अपना भाई बंधु जो है ना CMA जो कर रहा है, दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस पर्सन। आप कहेंगे ओके अंडरस्टूड, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग तो इन लोगों के लिए है, हमारे CA के कोर्स में क्यों डाल दिया गया है। अब सुनो आगे की स्टोरी। तो ये बंदा मिस्टर CMA ये सारी कॉस्ट का कैलकुलेशन करके अपने पास आएगा, अपने पास मतलब CA के पास, कि ये सब मैंने कॉस्ट निकाली है, अब उसके बेसिस पे आप कहेंगे ओके फिक्स द सेलिंग प्राइस। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, वही निकाल देगा ना सेलिंग प्राइस। नो नो नो, फाइनल अथॉरिटी तो अपने पास रहनी चाहिए ना। भाई वाली बात हो गई, आप बिज़नेस के मालिक को, आपने कहा नहीं नहीं हमारा तो नौकर ही सब कर लेता है, माल बना भी वही लेता है, बेचना किसको है वो भी डिसाइड वही करता है, कितने में बेचना है वही डिसाइड करता है। ध्यान पड़ा थोड़े दिन बाद वो नौकर नहीं मालिक हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें तो अपने पास ही रहनी चाहिए। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सपोज कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आई 100 रुपये, आपने कहा सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, आपने कहा चलो 20% जोड़ देते हैं, 120 रुपये हो गया, अब ये 20% तो यही जोड़ देता, नो नो, ठीक है, वी हैव better understanding of markets, we have better understanding of various scenarios, we have better understanding of competitors, we have better understanding of various other things। तो इसलिए सेलिंग प्राइस फिक्स करने का काम अपने हाथ में रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में, क्योंकि अपना मैनेजमेंट वाला रोल होता है। अपन फैक्ट्री में दिन भर घूम घूम के कॉस्ट निकालने का काम नहीं करेंगे, वो तो ये समझ लो अपना असिस्टेंट कर रहा है, पर उसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से प्राइसिंग फिक्स करने का काम अपना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है कोर्स में सिर्फ यही रखना था ना, ये कहीं को लेके आए। अरे भाई जब आप सेलिंग प्राइस फिक्स करने की बात करते हो तो आपके पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। कैन यू हैव अ ब्लाइंड फेथ। देखिए कुछ जगह तो ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। आपको बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले लेना, चुपचाप ले लो,
उसमें होशियारी लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया। बट यहाँ पर तो आप कहेंगे मेरा ही रिलेटेड तो काम है, ठीक है। तो अब वो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास कंपाइल करके लाया है वो सही है कि नहीं, उसको स्टडी भी तो करना आना चाहिए। उसके बेसिस पे आप प्राइस फिक्स कर रहे हो, तो जिस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो वो बेस आपका सही है कि नहीं, उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए अपने कोर्स में ये सब्जेक्ट आ गया। ओके तो अंडरस्टैंड भाई, वही बात हो ना, अब अकाउंटिंग भी अपन पढ़ रहे हैं, तो क्या सीए बनने के बाद आप कैश बुक लिखोगे, लेजर अकाउंट्स लिखोगे? नो। क्या आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे? नो, वो भी आप नहीं बनाओगे। आप तो जो फाइनल अकाउंट्स बने हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस, इवैल्यूएशन सही है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी तक तो अपन देखिए अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, इंटर तक वही चलेगी। फाइनल में जब आप पढ़ना शुरू करोगे आप कहेंगे ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए कि नहीं हुए। सो अंडरस्टैंड, सीए का रोल वहाँ जा कर के शुरू होता है, बट वो रोल अदा तभी कर पाओगे जब नीचे की सब चीज़ें आपको पता हो। तो सेम वे हमारा काम मैनेजमेंट का है, बट वो मैनेजमेंट हम तभी कर पाएंगे जब बाकी की चीज़ें पता हो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जहाँ अपना रोल आता है, पर उसके लिए इसकी ज़रूरत है और ये नॉलेज भी अपने को होनी चाहिए। ओके तो विद दिस ऑब्जेक्टिव वी हैव दिस सब्जेक्ट इन आवर कोर्स। और इस पूरे सब्जेक्ट में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, दिमाग में एक फैक्ट्री रहनी चाहिए, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, खूब सारे वर्कर्स, खूब सारी कॉम्प्लेक्स मशीनरीज, खूब सारे डिपार्टमेंट्स, खूब सारे आदमी लोग काम कर रहे हैं, अब बड़ी सा ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्यों? क्योंकि सीए करने के बाद अगर आपको नौकरी करनी हो, आप किराने की दुकान वाले के यहाँ तो करना नहीं चाहोगे, आप बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे, तो वहाँ ये सब डिसीजंस लेने होंगे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब इस सब्जेक्ट में मेनली अपना ध्यान किसकी तरफ रहेगा? कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट का पूरा इंटरसेक्शन क्या क्या बोलते हैं ना, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक कंपोनेंट के टुकड़े कि ये खर्चा लग रहा है, ये चीज़ हो रही है, उससे उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करना और फिर उससे प्राइसिंग कैलकुलेट करना। मैंने आपको पहले भी कहा, स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर को हो सकता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? वो सीधा खरीदता है, बेचता है, उसके लिए कॉस्ट बड़ी आसान है, कैलकुलेट क्या करनी है, परचेज बिल। पर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, दुनिया भर के खर्चे लगते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती है, वहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं की जा सकती। आप कहेंगे इतनी मेहनत नहीं करके अपन ओवरऑल ही रख लें कि टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है और उसके हिसाब से प्राइस फिक्स कर लें। तो देखिए साहब, वो अपना मारुति का एग्जाम्पल चल रहा था, 4 तरह की कारें बनाता है। क्या सबसे सस्ती वाली तो कौन सी? ऑल्टो। महंगी वाली में सियाज या समथिंग लाइक दैट। ओके हाँ, अब तो नेक्सा का एक अलग वर्जन और है, पर चलो इसमें ही बात करें तो क्या सब एक ही भाव में 5 लाख रुपए चल जाएगा? प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है, प्रोडक्ट का रेंज अलग है, एफिशिएंसीज अलग है, टारगेट कस्टमर्स अलग होंगे, प्राइसिंग अलग अलग चाहिए, सब में प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने सबको जोड़ लगा के एक प्राइस कर दी, व्हाट विल हैपन? ऑल्टो बहुत महंगी हो जाएगी, जो ऑल्टो लेने वाला है वो भी कहेगा अपने स्कूटर ही ठीक है, और वो जो महंगी वाली कार है वो सस्ती हो जाएगी, पूरी दुनिया उस पर कूद पड़ेगी, और फाइनली पता चला ऑल्टो तो सब घर में ही रह गई, कोई लेने नहीं आया, और महंगी वाली कारें बिक गई और वो सस्ते में बेच दी, नुकसान हो गया। सो अंडरस्टैंड, रॉन्ग प्राइसिंग विल एंड अप यू, ओके, आपको ख़त्म कर देगी, आपका बिजनेस ख़त्म कर देगी। इसलिए प्रॉपर प्राइसिंग चाहिए, और प्रॉपर प्राइसिंग के लिए प्रॉपर कॉस्टिंग चाहिए। आज के ज़माने में कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिजनेस रन करना है, कॉस्ट की मिस इन्फॉर्मेशन है, यू कैन नेवर अर्न इन योर बिजनेस, कमा ही नहीं सकते। इसके लिए प्रॉपर कॉस्टिंग बिकम्स अटमोस्ट नेसेसरी। अब एक यूनिक यूज़ आज की तारीख में कॉस्टिंग का, इस सब्जेक्ट का। अभी तक तो अपन बात कर रहे थे, कॉस्ट निकाली साहब, 100 रुपये, 20% जोड़ा, 120 रुपये सेलिंग प्राइस फिक्स कर दो। पर प्रैक्टिकली ये ज़माना भी गया। कारण ये कब तक पॉसिबल था? जब तक मोनोपोली वाला मार्केट हुआ करता था। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शायद, टाइप ऑफ मार्केट्स फाउंडेशन में, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। अगर मोनोपोली है, ठीक है, वहाँ तो फिर को कॉस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपने कहा जो बस मुंह से भाव निकल गया वही रेट है, ठीक है, कौन पूछने वाला, कौन कहने वाला, किसकी मैं सुनने वाला। बट आज की तारीख में ऐसा तो जनरली है नहीं। मोनोपोली तो छोड़िए, आजकल कंपटीशन का लेवल जो है
वो लोकल नहीं है, वो नेशनल भी नहीं है, वो इंटरनेशनल है। ठीक है, विद द इमरजेंस ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स, ठीक है, आप यहाँ बैठे बैठे फ़ॉरेन से चीज़ मंगा लेते हो, यहाँ बैठे बैठे फ़ॉरेन में चीज़ बेच देते हो। मीन्स एवरीथिंग इज़, और ये इंटरनेट ने तो सब काम का बड़ा कर दिया है। ठीक है, हर एक को हर चीज़ का प्राइस मालूम है। यू कैन नॉट ओवर चार्ज एट ऑल। आप आजकल कोई भी शोरूम में जाते हो, सपोज यू प्लान टू बाई अ मोबाइल, जाओगे शोरूम में, पूछोगे क्या है, फिर आप आता अमेज़ॉन को लोगे कि वहाँ पे कितने में मिल रहा है, उसको बोलोगे इतने में मिल रहा है, तो इतना क्यों मांग रहा है, उसको कम करना ही पड़ेगा। और नहीं तो आप कहोगे मैं तो ऑनलाइन खरीद लेता हूँ। सो दैट वे ओवर प्राइसिंग इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। मीन्स आज की तारीख में मैं ये कह दूँ, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस फिक्स दुकानदार नहीं करता है, कस्टमर करता है। आप सेलिंग प्राइस का टैग लेकर के जाते हो, मैं इतने में खरीदूंगा भाई, क्यों, मेरे को वहाँ से उधर से फलाना डिकड़ा जो भी है मिल जाएगा, वेदर यू कैन सेल इट और नॉट। तब उसको अगर बिज़नेस करना है, आपने कह दिया साहब अमेज़ॉन पे तो ये चीज़ 105 में मिलती है, मैं तो 105 रुपये दूंगा। अब या तो 100 में बना रहा हूँ, 105 में बेच के 5 रुपये कमा के खुश रहूँ, पता चला 5 में तो घर वाले बाहर निकाल देंगे कि इतने से क्या होगा। ठीक है भाई, बीवी बच्चे भी तो हैं, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट तो 20 रुपये कमाना ही था और 120 रुपये प्राइस पॉसिबल नहीं है। आई डू द रिवर्स कैलकुलेशन, ओके 105, 20 रुपये मुझे कमाना है, मतलब मेरे को कैसे ही करके ये प्रोडक्ट 85 में बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे 85 में कैसे बनाऊँ, मेरे तो 100 में बन रहा है। ऑफ कोर्स 100 में बन रहा है, अब इसको नीचे लाना है कितने में, 85 पे। सो वी कॉल इट एज कॉस्ट मैनेजमेंट। इसको मैं कह सकता हूँ कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन। अब आप कहेंगे अरे कॉस्ट मेरी तो 100 रुपये आ रही है, अगर कोई दूसरा आदमी 105 में बेच रहा है, कमा तो वो भी 20 रुपये ही रहा होगा। हाँ, आप कहेंगे नहीं नहीं, वो इंटरनेट वाले में तो ये अमेज़ॉन और ये सब तो घाटे में बेच रहे हैं क्योंकि हमारी आदत लग जाए, बात बराबर है, बट अल्टीमेटली उनके साथ जो भी बिजनेसमैन एसोसिएटेड है वो नुकसान में नहीं बेच रहे होंगे। ठीक है, तो वो तो कमा ही रहा होगा, एटलीस्ट मुझे तो कमाना ही है। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि मेरी कॉस्ट 100 के बजाय कितनी हो जाए, 85 रुपीज़। कॉस्ट को मैनेज करने की बात आ गई। अब मैं रिवर्स चलूँगा, 100 रुपये कैसे लगे भाई। अगेन फिनेंशियल अकाउंट्स कहेगा साहब इतना हमको थोड़ी मालूम है, एक बस ये इतने में ख़रीदा था, ये सब नहीं, डिटेल चाहिए, एक एक कंपोनेंट का ब्रेकअप चाहिए। अब आप एक एक कंपोनेंट को डीपली स्क्रूटनाइज करोगे, एनालाइज करोगे, अच्छा मेरा रॉ मटेरियल ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब मैं कहाँ पैसे बचा सकता हूँ। आप कहेंगे वो कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर का प्रोडक्ट उठा के लाओ, उसका भी पूरा पोस्टमार्टम कर दो कि देखो कि अपन तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पता चला वो मारुति वालों ने पोस्टमार्टम किया कि अच्छा अपन तो यहाँ पे लोहे का गार्ड लगा रहे हैं, ये तो प्लास्टिक का ही लगा रहे हैं, वो पैसा इधर बच रहा है। यहाँ अपना लोहे का इतना गेज है, ये तो पतला वाला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, अपन तो सीट कवर बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक लगा के दे रहे हैं, वो सस्ता वाला लगा रहे हैं। जैसा भी है, देन यू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स। और बहुत सिंपल सा रूल है, मैं आपको बोलूँ 100 में से 15 कम करो, मुश्किल काम है, पर मैं आपको बोलूँ ये 100 रुपये के 10 टुकड़े हैं, मतलब 5 रुपये इधर लगे हैं, 2 रुपये इधर लगे हैं। अब इन सब में से मिला करके 15 रुपये कम करो, आपको फटाफट ढूंढेगा मैं यहाँ 1 रुपया कम कर सकता हूँ, यहाँ 50 पैसे कम कर सकता हूँ। तो दैट वे इट विल, भाई वही बात है ना, एक बड़ा सा एरिया दे दिया जाए, यहाँ ढूंढते रहो, एक छोटा एरिया दिया जाएगा, यहाँ पे तो बस इतना सा ढूंढ लो, इट विल ऑलवेज बी मोर ईजी। तो कॉस्ट मैनेज करना आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मीन्स कॉस्ट कैलकुलेशन हिस्ट्री वाली बात हो गई, पर अब उस कॉस्ट को कैलकुलेट करके कम करना, दैट इज़ द बिगेस्ट रोल, और वो भी अगेन सीए का रोल है, क्योंकि हम लोग आइडिया दे सकते हैं। और एक चीज़ बताऊँ आपको, सीए फाइनल का जो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग का, इट इज़ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, रादर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए स्ट्रेटेजिकली, ताकि हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबल रह सकें, हमारे प्रोडक्ट को हाईएस्ट सेल्स अचीव करवा सकें। तो वहाँ पे खूब सारी टेक्निक्स, प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो समझिए, दिस इज़ द बिगेस्ट यूज़ इन टुडेज एनवायरनमेंट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट तो है ही, फिक्सेशन ऑफ प्राइस है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में क्या हो गया है, कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिकली कैसे मैनेज करें, कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे ग्राहकों को भी खुश रखें। ठीक है, एक तो ग्राहक आकर के बोले कि नहीं मैं 105 ही दे सकता हूँ,
और एक ग्राहक ये सोच के आया कि ये तो महंगा है, पता चला नहीं साहब मैं तो 100 में ही देता हूँ, अमेज़ॉन 105 लेता है, वो अमेज़ॉन देखना छोड़ देगा। दैट इज़ द स्ट्रेटेजी वी नीड टू अडॉप्ट। पर उसके लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो हमको फिनेंशियल अकाउंट्स नहीं बता सकता। वहाँ फिर ज़रूरत किसकी पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंट्स की। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके तो जो दो वर्ड थे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना, कॉस्ट को मैनेज करना, इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और बाकी कॉस्ट की कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं कह सकता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब ये जो पहली वाली चीज़ थी ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वाली क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो आज अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। टुमारो विल डिस्कस द कोर्स कंपोनेंट, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स अपने हैं, किसका क्या वेटेज है, एंड अ मोर एलोबरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू, बाय बाय।